नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। कहने का मतलब विद्युत डायनेमिक या डायनेमो प्रकार के यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप लोग इतना जानते हो कि अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस नियमी पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक चल रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। दोस्तों, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपकी नॉलेज की दृष्टि के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से लिए तो है ही है, आपको जानकारी भी होगी कि कौन से मीटर कहाँ प्रयोग करेंगे, सिद्धांत क्या है, ठीक है। और एग्जाम में इसमें से ऐसा कोई पेपर नहीं गया इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया हो, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करो और देखने के बाद उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस नियमी पैटर्न के आधार पर, जिससे कि आप लोग समझोगे कि आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक, या देखेंगे डायनामिक या एंड या लिख देते या और डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको ये बताऊं, देखो वैसे आप लोग ने तीन यंत्र देखे हैं। एक तो देखा मूविंग कॉइल। मेरी बातें अब सुनना, आपको इस यंत्र में पढ़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। यदि आप लोगों ने मेरा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर देखा होगा, वीडियो देखा होगा, समझा होगा और नोट्स बनाए होंगे, तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है। अब आप ये देखोगे कि वो वीडियो कब बना, उस टॉपिक का अध्ययन कब किया, इससे दो वीडियो पहले दिन का, ये 251 नंबर की क्लास चल रही है, वो 248 नंबर की क्लास में देखा था। 248 नंबर की क्लास में क्या देखा था, वही देखा था। तो उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझाने का फर्क है कि मैं समझा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, विद्युत डायनामिक। क्या लिखेंगे, विद्युत, हिंदी में विद्युत डायनामिक या डायनेमो टाइप, डायनेमो प्रकार यंत्र। अब देखो, आप लोगों ने ये देखा था कि मूविंग कॉइल यंत्र वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं, एम्पीयर मीटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। मूविंग आयरन जो यंत्र देखा था, अट्रैक्शन टाइप, जो रिपल्शन टाइप, उसको वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग कर सकते थे, एम्पीयर मीटर की भांति किस प्रकार प्रयोग, एसी डीसी, आप लोगों ने सब देखा। तो यहाँ आप लोगों को बताऊं, जैसे मूविंग यंत्र देखा था, एमसी टाइप, पीएमएमसी टाइप यंत्र देखा था। आपको थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, पीएमएमसी टाइप यंत्र देखा था, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसे 2 वीडियो पहले देखा था आप लोगों ने और नोट्स बनाए हैं। तो इसमें क्या था, आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता दूं, ये डीसी के लिए प्रयोग होता था, ओनली डीसी के लिए। मैंने आपको बताया ये डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है, डीसी वोल्टेज नापना है, डीसी धारा नापनी है। एक बात, इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग था, स्थायी चुंबक था, कैसा था, यू आकार का था, यू था या घोर मैग्नेट आकार का था। एक कॉइल थी, मूविंग कॉइल थी, जो मूविंग कॉइल घूमती थी। ये 3 पार्ट्स मुख्य थे इसके। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि यू आकार की चुंबक थी, मैंने आपको पूरा पार्ट्स बना के दिखा, यू आकार की चुंबक ऐसी थी, यहाँ पे वो सिस्टम लगाया था, ये कॉइल लगाई थी, ये पॉइंट था यहाँ पे, ये था, आपको ध्यान होगा, और यहाँ से सप्लाई प्रदान की थी, इसमें स्पेंडल था और वो मतलब सारी व्यवस्था थी। इस प्रकार के यंत्र आपको लोगों ने मैंने दिखाया था। चलो इसमें दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे। इस यंत्र का अध्ययन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या इस मीटर को डीसी से एसी से प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, इसमें कमी थी इस यंत्र में कि इसको एसी से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उस कमी को दूर किया कि इस यंत्र को एसी से प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा। इस यंत्र को यदि एसी से प्रयोग करने वाला बना देंगे तो वह डायनेमो टाइप यंत्र बन जाएगा, या फिर कैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, यदि इसको एसी से प्रचालित करने वाला बना दिया जाएगा। तो अब कैसे बनाएंगे, देखो। अब सपोज करना आप लोग, मैं इसको हटा देता हूं, किसको, ये क्या करती है, ये चुंबक क्या करती है, ये चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करके देती है आप लोगों को, ये तो करती है। मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और सीधे मैं यह कॉइल बना दूँ, एक समझना मेरी बात को, और यहाँ मैं विद्युत चुंबक बना देता हूँ। ये विद्युत चुंबक बना दी, ये चुंबक बना दी विद्युत चुंबक।
अब क्या होगा, देखो इसका मतलब भी था चुंबकीय फ्लक्स स्थापित, इसका मतलब भी चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना, और इसका मतलब भी चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना, एक तो था। बस आपको यही करना है। पीएमएमसी मीटर में देखना, पीएमएमसी यंत्र में यदि स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक लगा दिया जाए तो वह डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, वह इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र बन जाता है। उसको क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र है या डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। किस, बस इसको हटाना है और विद्युत चुंबक लगानी है। अब कैसे व्यवस्था करेंगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। एग्जाम की दृष्टि से क्या मान सकते हैं, आपका यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि अब ये तो था ओनली डीसी के लिए, ये एसी डीसी दोनों बन जाएगा। देखो यदि पीएमएमसी मीटर या एमसी टाइप यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक लगा दिया जाए तो वह किस प्रकार का यंत्र बन जाता है, एक बात। दूसरी बात, यदि पीएमएमसी मीटर में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग कर दिया जाए तो उसको कौन सी सप्लाई पर प्रयोग कर सकते हैं। 2 बात, दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी बातें सारी बातें गौर से लिखना, क्योंकि मैं सारी बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, एग्जाम को टच करने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी आपको लिखवाऊंगा साथ में। चलो मैंने आपको इस थोड़ा आधार दिया है, अब दिखाता हूँ आपको डायनामिक टाइप यंत्र का सिद्धांत। समझ गए मेरी बात को, ये बातें लिख लेना। और अब दिखाता हूँ आपको प्रिंसिपल दिखाता हूँ कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपने वो यंत्र देखा होगा पीएमएमसी वाला, उसको आधार मानते हुए पीएमएमसी वाला परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो आज बिल्कुल जोर नहीं होने वाला, मैंने हिंट तो आपको दे दी है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, डीसी मोटर के। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में, ये भी डीसी मोटर के सिद्धांत पर, डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहोगे डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो डीसी मोटर को एसी से नहीं चला सकते, तो इसको क्यों। देखो डीसी मोटर का सिद्धांत कभी ये नहीं कहता है, उसने ये नहीं कहा कि एसी से नहीं चला सकते। हाँ, एसी से चलाओगे तो वहां एसी से चलाने के बाद जो समस्या आती है उसको दूर करना पड़ेगा। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या कहता है आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको वो भी बताऊंगा, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत है डीसी मोटर का, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत है। चलो यहां भी आगे क्या सिद्धांत बताता है, क्या कहता है डीसी मोटर का सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत क्या कहता है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कहता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर बल कार्य करता है या उस पर बल लगता है या बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह चालक घूमता है, घूमने लग जाता है। इसे ये कहता है डीसी मोटर का सिद्धांत। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं, जैसे आप लोग देखोगे हाँ, लिखना चाहो तो लिख लो। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक पर बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, जिसके कारण वो चालक घूमता है। ये कहता है डीसी मोटर का सिद्धांत, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब नोट लगाने वाली बात ये लिखना यहां पे कि लिख लो, यदि पीएमएमसी यंत्र में, मैं वो बातें पहले लिखा थी अब लिखा देता हूं, यदि यहां में वही सिद्धांत आएगा पीएमएमसी पैरामीटर का, लिखा आप इसमें लिख लो, यदि पीएमएमसी यंत्र में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक स्थापित कर दिया जाए तो वह डायनेमो टाइप यंत्र कहलाता है, तो वह डायनेमो टाइप यंत्र कहलाता है। तो मूल रूप से ये मूविंग कॉइल यंत्र ही कहलाता है। मूल रूप से क्या कहेंगे इसको, मूल रूप से यह मूविंग कॉइल यंत्र ही कहलाता है, क्योंकि इसमें भी कॉइल घूमेगी, इसमें भी कॉइल घूमेगी। इसलिए अब बताओ इस यंत्र में कितनी कॉइल होगी, एक तो घूमने वाली होगी
और स्थायी चुंबक को हटाया तो कितनी कॉइलें होगी? 2 कॉइलें होगी। अब मैं इसका स्वरूप दिखाता हूँ आप लोगों को। इतनी देर से बातें कर रहे हैं, इसमें क्या होंगी? 2 कॉइलें होती हैं। इस यंत्र में 2 कॉइल होती हैं। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? एक तो विद्युत चुंबक बनाएगी वो और एक घूमेगी वो, दोनों कॉइलें होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा था, एक तो ये इसको हटा के ये लगाया था, विद्युत चुंबक लगाए थे, एक कॉइल ये थी, एक इसको हटा के विद्युत चुंबक बना दी। तो विद्युत चुंबक क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है उसमें। चलो अब मैं इसे दोनों कॉइलों की बात करता हूँ। ये आपसे आएगा कि डायनेमो टाइप यंत्र में कितनी कॉइलें होती हैं? 2 कॉइलें होती हैं। ठीक है, अब सिद्धांत देख लिया। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको सारी बातें। 2 कॉइलें होंगी। कॉइल कितनी? 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी यही तो देखना है बस। कौन कौन सी होंगी आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब कि कुछ डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि दोनों कॉइलों का नाम क्या लिखेंगे, कैसे इनकी टर्नों की संख्या होगी, किस प्रकार संयोजित करेंगे, वोल्ट मीटर बनाएंगे तो कैसे संयोजित करेंगे, एम्पीयर मीटर बनाए यदि एम्पीयर मीटर बनाएंगे तो कैसे संयोजित करेंगे, नॉर्मल रूप से क्या होता है, सब इस कॉइलों पर खेल होता है। पॉइंटर कहाँ होता है, पॉइंटर पे कौन सी कॉइल होती है, स्पेंडल पे कौन सी कॉइल होती है, ये काफ़ी बार छोटे छोटे क्वेश्चन दिमाग में खर्च कर जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इस प्रकार से बताऊंगा कि आप याद रखने वाले हो, भूलने वाले नहीं हो। चलो कैसे, देखो 2 कॉइलें होंगी। एक कॉइल आप लोगों को पता है स्थायी चुंबक के स्थान पर रखी थी, इसका मतलब वो स्थायी चुंबक होगी। देखो आप लोगों ने देखा था ना, ये एमसी टाइप यंत्र है, ये स्थायी चुंबक है, तो ये स्थायी चुंबक ये है, तो यहाँ जो कॉइल प्रयोग करेंगे वो स्थायी चुंबक कहलाएगी, ये घूमेगी वो घूमने वाली चुंबक। इसका मतलब 2 कॉइलें होगी। एक होगी फिक्स कॉइल, एक होगी फिक्स कॉइल और एक होगी मूविंग कॉइल। इतना तो समझ गए आप लोग। एक होगी फिक्स कॉइल, ये घूमने वाली होगी, ये फिक्स की थी, इसको हटाया है और विद्युत चुंबक बनाया है तो फिक्स कॉइल होगी। अब देखो ये फिक्स कॉइल थी, ये फिक्स चुंबक था, स्थायी चुंबक था। मैंने पीएमएमसी की बात कर रहा हूं। इसने क्या किया? इसका काम था चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, ये तो था। इसका क्या काम था? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। तो इसका काम क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। इसको स्थिर कुंडली बोल सकते हैं, हिंदी में लिखे स्थिर कुंडल। स्थिर कुंडल होती है और ये घूमने वाली चल कुंडल होती है, ये चल कुंडल होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। बोलो ये काम क्या करेगी चुंबकीय क्षेत्र? आपको सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, आप बस देखते जाओ और इसको समझते जाओ। काम रहेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। तो इसका क्या काम रहेगा? ये चालक की भांति कार्य करता है। ऐसे मान लो चालक का कार्य करती है या स्पिंडल को घुमाती है, ठीक है ना। इसका काम रहेगा, ये कहीं और कहीं होती है, बस इसका काम रहेगा स्पिंडल को घुमाना और अपने को रीडिंग प्रदान करवाना। ये घूमेगी। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ये चालक का कार्य कर, ये चालक का कार्य कर घूमती है, ये चुंबकीय फलक स्थापित करती है, ये चालक का कार्य करेगी और घूमेगी। समझ गए? तो अब देखना, ये 2 चीजें आ गई आपके सामने। तो इसमें इस यंत्र को 3 प्रकार से प्रयोग करेंगे, आपको बताऊंगा। एमीटर की भांति प्रयोग करेंगे, वोल्टमीटर की भांति प्रयोग करेंगे, वाटमीटर की भांति प्रयोग करेंगे। 3 रूप से इसका प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने आएगा, जो कॉइल घूमेगी उसको प्रेशर कॉइल कहते हैं। अब बताओ घूमने वाली कौन सी है? ये है। इसको क्या कहेंगे? ये कॉइल पीसी कहलाती है। पीसी, इसको पीसी कहते हैं। पीसी मतलब प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल कहलाती है। इसको क्या कहेंगे? इसको प्रेशर कॉइल कहते हैं। इसको हिंदी में दाब कुंडली कहते हैं, दाब कुंडली कहते हैं। इसको कहेंगे सीसी। ये करंट कॉइल कहलाती है, ये करंट, इसको सीसी कहते हैं, सीसी या करंट कॉइल कहलाते हैं। इसको धारा कुंडली बोलते हैं, हिंदी में धारा कुंडली कहते हैं। समझ गए? 2 चीजें आपके सामने आ गई। इसको नाम बता रहा हूं आपको, क्योंकि डायनेमो टाइप यंत्र पढ़ोगे, आपको वाटमीटर आएगा, डायनेमो टाइप, तब आपके समस्या आएगी। चलो ये बात आ गई। अब देखो एक चीज याद रखना, जो धारा कुंडली होगी उसको तो पूरी धारा वहन करनी है। समझना मेरी बात को, जो धारा कुंडली होगी उसको पूरी धारा वहन करनी पड़ती है, और जो दाब कुंडली होती है उसको तो वोल्टेज सहन करना पड़ता है। तो क्या कह सकते हैं, इसमें धारा प्रवाहित इसमें से होगी। तो ये कह सकते हैं ये मोटे तार की होती है, कम टर्न की होती है। कैसे होगी? मोटे तार की होगी फिक्स कॉइल और कम टर्न की होगी ये। और ये कैसी होगी? मूविंग कॉइल, ये पतले तार की होगी, अधिक टर्न की होगी। पतले तार अधिक टर्न की होती है।
लेकिन कंडीशन बदलेगी यहाँ पे। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने यदि वाट मीटर के प्रयोग करेंगे तब। चलो इस लाइन को आप काट दो एक बार, क्योंकि कंडीशन के अनुसार लिखा दूंगा आप लोगों को मैं। इसको एक बार आप मिटा दो, क्योंकि वाट मीटर की बात आती है, इसको कंडीशन के अनुसार लिखा दूंगा आप लोगों को। चलो ये कहाँ होती है, ये फिक्स होती है, ये कहाँ होती है, स्पिंडल पर जुड़ी होती है, स्पिंडल पर जुड़ी होती है। आपको लिखाऊंगा स्पिंडल पर कैसे होती है। ये कनेक्शन, तो इनके संयोजन कैसे होंगे वो तो आप मीटर देखोगे, यंत्र देखो, यंत्र के अनुसार संयोजन होते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देखना, आपसे पूछा जाए कि पॉइंटर घूमेगा, पॉइंटर पे कौन सा बल लगने वाला है, पॉइंटर पे विक्षेपक बल लगेगा। मैंने आपको बताया कि एक यंत्र पे तीन बल काम करते हैं, विक्षेपक बल, नियंत्रक बल और अवमंदक बल। तो यहाँ विक्षेपक बल की बात करें कि पॉइंटर पर विक्षेपक बल लगेगा तो बल किसके द्वारा उत्पन्न होगा। देखो इसने भी क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया, इसके चुंबकीय क्षेत्र के आगे संपर्क में ये भी चुंबकीय, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया। तो धारा का कौन सा प्रभाव लगा यहाँ पे, धारा का कौन सा प्रभाव लगा, इसलिए कह सकते हैं कि इस यंत्र में विक्षेपक बल के लिए या विक्षेपक टार्क के लिए धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रयोग होता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ कौन सा लगेगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है इस यंत्र में। धारा का विक्षेपक बल के लिए, विक्षेपक बल के लिए कौन सा प्रभाव होगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। समझ गए आपको। चलो यहां तक बातें आपकी थी। दोनों कॉइलें कैसे संयोजित करेंगे, श्रेणी में हो सकती हैं, समानांतर में हो सकती हैं। दोनों कॉइलें, ये तो आपको मीटर पढ़ाऊं तो लिख लो, दोनों कॉइलें श्रेणी या समानांतर में संयोजित की जा सकती हैं। लिखना चाहो तो दोनों कॉइलें श्रेणी, लिख लो यहाँ पे, दोनों कॉइलों की बात करें, श्रेणी व समानांतर में संयोजित की जा सकती हैं। की जा सकती हैं, वो तो कंडीशन देखी जाएगी आपको क्या नापना है। चलो यहां तक की बात आ गई। अब आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपके सामने हो रहेंगे छोटे छोटे, ये एसी या डीसी पे कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो ये इस यंत्र की बात करें, इसकी एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है, दोनों पर कार्य करता है। चलो इस डायनेमो टाइप यंत्र का क्या कहेंगे, वोल्टमीटर कह सकते हैं या एम्पीयर मीटर कह सकते हैं या फिर वाट मीटर कह सकते हैं। किस नाम से आप जान सकते हो, इसको तीन नाम से जान सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं इसको तीन रूप से प्रयोग कर सकते हैं इस यंत्र को। किस रूप से, इसको तीन रूप से प्रयोग करेंगे। कौन कौन से रूप होगा, एक एमीटर के रूप में लिखना, एमीटर, वोल्टमीटर या वाट मीटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तीन रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सर एनर्जी मीटर के रूप में कर लें, चलो वो भी देखेंगे, आपको दिखाऊंगे एनर्जी मीटर होता कि नहीं, इंडक्शन टाइप होता है एनर्जी मीटर तो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी मीटर के रूप में कर लें, वो भी देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर के रूप में डायनेमो टाइप आता कि नहीं आता है, आपको सब बातें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की इस यंत्र को तीन रूप से प्रयोग कर सकते हैं, एमीटर के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में और वाट मीटर के रूप में। तीनों में इन दोनों कॉइलों का संयोजन अलग अलग होगा। इसलिए मैंने आपको ये नहीं लिखवाया कि इसको कैसे संयोजित कर सकते हैं, ये लिखवाया कि एमीटर में कैसे संयोजित करेंगे, वोल्ट मीटर में कैसे संयोजित करेंगे दोनों कॉइलों को, और वाट मीटर में किस रूप से संयोजित करेंगे आप दोनों कॉइलों को, ये आपको देखना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे दिखाता हूं इनका स्वरूप आगे ही। सर अब देखते हैं इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। क्या देखेंगे, संरचना देखने वाले हैं। संरचना में क्या देखेंगे, देखो आप लोगों को ये देखना है कि मैंने दो कॉइल बताई, पॉइंटर होता है, स्पिंडल होता है, दोनों कॉइलों के संयोजन होते हैं, ज्वेल बेरिंग होता है, पैमाना होता है, सबको एक साथ दिखा के आपको दर्शाना कि ये कैसे काम करेगा। संरचना में आता है किस प्रकार इसको संयोजित कर रखा है। चलो संरचना में क्या देखेंगे, मैंने आपको दो कॉइलें होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक स्थिर कॉइल होगी, एक चल कुंडली होगी। स्थिर कॉइल को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली बात है संरचना में क्या लिख सकते हैं, स्थिर कॉइल दो भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले लिखना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को ये भी देखना है कि दो भागों की संयोजित कैसे होगी, विभाजित होती है। अब आपको संयोजन दिखाता हूं, देखो जैसे मान ला कि मैं दो कॉइलें बना देता हूं, चलो देखना
कि यहाँ पे मैं एक कॉइल तो ये बना देता हूँ, गोलाई में होते हैं दोनों कॉइल, तीनों के एक गोला, ये कॉइल भी ऐसे गोल होती है और अंदर घूमने वाली कॉइल भी गोल होती है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसे, समझना मेरी बात को, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। चलो मैं एक कॉइल ये बना देता हूँ, समझना मेरी बात को, एक कॉइल मैं ये बना देता हूँ, थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि ऊपर स्पिंडल भी आता है और आपका पॉइंट भी आएगा। एक कॉइल माप कर मैंने आपको ये दिखाई और एक कॉइल मैं आपकी सीधी करके दिखा देता हूँ, वैसे गोल होती है कॉइलें। एक कॉइल आपकी ये दिखाई मैंने आपको, ये कौन सी कॉइल है, दो कॉइलें मैंने आपको दो भागों में विभाजित होती है, ये दोनों कॉइलें होती हैं। ये भी एयर कोर में होती है, यहाँ पे कोई कोर नहीं होती, याद रखना, यहाँ पे कोई कोर नहीं होती है, सिर्फ ये एयर कोर ही होती है। एयर कोर होगी तो क्या होगा, हिस्टैरिसीस हानि का मान कम होगा, लो हानि का मान नहीं होगा, भंवर धारा हानि का मान कम होगा एयर कोर प्रयोग करने से। तो इसलिए इसमें हानियों का मान कम से कम हो। दो कॉइलें दिखाई आप लोगों को मैंने, दोनों कॉइलों का संयोजन करेंगे। यहाँ पहले मैं एक स्पिंडल लगा देता हूँ, याद रखना, ये स्पिंडल लगाया, ये बीच में सेंटर में स्पिंडल लगा दिया मैंने, ये क्या लगा दिया, स्पिंडल, स्पिंडल को धुरा लगा दिया जिसपे पॉइंटर घूमेगा, ये धुरा लगा दिया यहाँ पे। ये क्या लगा दिए, धुरे को रोकने के लिए दो ज्वेल बेरिंग लगा दिया आप, धुरे को रोकने के लिए क्या लगा दिए, दो ज्वेल बेरिंग लगा दिए। चलो दो ज्वेल बेरिंग लगा दिए। अब आपको दिखाता हूँ कि धुरे पर क्या होगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया था, यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ और यहाँ दिखा देता हूँ कि धुरे के साथ क्या होगा, धुरे के साथ आपका ये पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर लगा दिया मैंने यहाँ पे कैप चढ़ी होती है, ऐसे पॉइंट लगा दिया, इसको चढ़ा के पॉइंट लगा देते हैं। चलो पॉइंटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्या लगा, संकेतक लगा दिया। अब आपको दिखाता हूं कि संकेतक के बाद क्या होगा, यहाँ पे दो स्प्रिंग होंगी, एक स्प्रिंग ये होगी और एक ये उल्टी स्प्रिंग होगी, ऐसे दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखो यहाँ पे होगी एक कॉइल, तो ये होगी, एक कॉइल अंदर होगी जो गोलाई में, ये कॉइल भी गोल होती है, ये कॉइल भी गोल होती है, ये कॉइल भी गोल होती है, ऐसे ये गोल होगी, ठीक है। ये कॉइल भी आपकी कैसी होगी, गोल कॉइल होगी। अब ये जितनी गोल है उतनी गोल बाहर वाली होंगी। चलो मैंने आपको सीधा करके दिखाया, आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉइल भी इतनी गोल होती है, ऐसे ऐसे पूरे गोलाई में होती है। चलो ये होगी दो कॉइलें, समझना मेरी बात को, आगे धीरे धीरे समझाता हूँ आपको। अब आगे क्या होगा, देखो इन कॉइलों को दोनों को श्रेणी क्रम में, दो भागों में विभाजित है, याद करना, इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया मैंने, कर दिया। अब देखो यहाँ से सप्लाई इसमें देंगे और इसमें बाहर निकाल लेंगे, सप्लाई देंगे यहाँ से, इसमें क्या होगा, सप्लाई इन होगी, इनपुट होगी और यहाँ आउटपुट निकाल लेंगे, या आउटपुट होगी। सप्लाई इसको भी देनी है, इसको कौन देगा, ये आप लोग जानते हो कि स्प्रिंग का मुख्य कार्य क्या था, स्प्रिंग का मुख्य कार्य कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करना और कॉइल को, घूमने वाली कॉइल को सप्लाई देना। तो इसको यहाँ ये सप्लाई इसको देगी और ये सप्लाई इसको देगी, दे दी दो सप्लाई, और यहाँ से सप्लाई, ठीक है ना, और ये सप्लाई यहाँ से इसको अंदर दे देंगे और इसको बाहर दे देंगे, ऐसे ये बाहर दे दी। ये हो गया आपके संयोजन, देखो ठीक है ना। इस स्प्रिंग को सप्लाई देंगे, ये दे दी सप्लाई, मान लीजिए मैं थोड़ा ये दिखा दिया आपको, सप्लाई ये अंदर चलेगी और ये बाहर चलेगी यहाँ से, ये हो गया आपका संयोजन। अब क्या लिख सकता हूँ, ये लिख लो, एयर कोर स्थिर कॉइल, एयर कोर स्थिर कॉइल, एक आ गई, दो फिक्स कॉइल बोलते हैं या फिक्स बोल दो, और ये लिख दो, ये कौन सी है, मूविंग कॉइल, ये मूविंग कॉइल, ये आपके ज्वेल बेरिंग, ये आपका स्पिंडल, और ये आपकी क्या होगी, यहां मैं लिख देता हूं, ये स्प्रिंग, इसको हिंदी में कमानी कहते हैं, कमानी, ठीक है। और ये आपका हो गया पॉइंटर, इसको हिंदी में संकेतक कहते हैं, ठीक है। पैमाना भी आपको दिखाऊंगा, और क्या बच गया लिखने वाला, स्पिंडल हो गया, ये होगी सब कुछ, ये सप्लाई दे दिया आप लोगों ने। चलो यही मोटे मोटे शब्द हैं और यही इसमें प्रयोग किए गए हैं। ये दो, ये आपको सर एक ये भी है, एयर कॉइल है, एयर कोर फिक्स कॉइल है, ये दो कॉइल हमको बताया, दो भागों में बांटी होती हैं, दो भागों में बांटी, तो दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखो ये संयोजन यहाँ कर दिया मैंने, आपको समझ रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पे इस कॉइल में जो धारा प्रवाहित, ये कौन सी है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी है, IF फिक्स कॉइल में धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा कौन, इसमें ये कौन सी है, ये IM मूविंग कॉइल है। दो धारा मिलेंगे आपको, मूविंग कॉइल में प्रवाहित धारा और फिक्स कॉइल में प्रवाहित धारा, ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूँ एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसकी कार्य प्रणाली में दिखाता हूँ कैसे संयोजन होगा। वो तो आप वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर के संयोजन करके तब दिखाऊंगा, उससे पहले आपको इसकी थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर में फिक्स कॉइल में प्रवाहित
धारा IF। एक बात ये लिख लेना, मूविंग कॉइल में प्रवाहित धारा IM, दो बातें होगी, ठीक है। और कोर की बात करता हूँ, ये है एयर कोर फिक्स कॉइल। एयर कोर फिक्स कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं? एयर कोर का, चलो मैं फिक्स कॉइल मिटा देता हूं, एयर कोर की बात करता हूं। एयर कोर का प्रयोग क्यों किया, लिख लो, हिस्टैरिसीस व भंवर धारा हानि को, या लिख सकते हैं लो हानि को। क्या लिखेंगे, दोनों, क्योंकि दोनों मिलकर लो हानि बनाते हैं, या लो हानि को समाप्त करने के लिए, एयर कोर का प्रयोग किया। तो क्या इसमें लो हानि होती है? नहीं होती, याद रखना, इस यंत्र में लो हानि नहीं होती है। या फिर क्या भंवर धारा हानि होती है? नहीं होती है। हिस्टैरिसीस लॉस होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे का कोई भाग ही प्रयोग नहीं किया गया, एयर कोर प्रयोग की गई है। चलो यहाँ और क्या बच गया, स्प्रिंग बच गई, एक स्प्रिंग बच गई। चलो यह स्प्रिंग के बारे में लिख देते। स्प्रिंग का कार्य क्या है, लिख लो। स्प्रिंग का कार्य मूविंग कॉइल में, बताऊंगा, मूविंग कॉइल में धारा आदान प्रदान करना, बोलो करती है। दूसरा कार्य क्या इसका, कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करना, नियंत्रण बल उत्पन्न करना, कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करना। दो कार्य इसके, दोनों लिख लेना। एक बात ये आगे, दूसरी आगे एक और बच गया, ज्वेल बेरिंग। हाँ, ज्वेल बेरिंग बच गया, लिख लो, ज्वेल बेरिंग। ज्वेल बेरिंग का कार्य क्या है, स्पिंडल को घूमने के लिए सहारा प्रदान करना, लिख लो। स्पिंडल, ये नहीं, स्पिंडल को कौन सहारा, घूमने के लिए कौन देता है, लिख लो, ज्वेल बेरिंग। स्पिंडल व मूविंग कॉइल को, मूविंग कॉइल भी घूमेगी, स्पिंडल व मूविंग कॉइल को घूमने के लिए, स्वतंत्र घूमने के लिए सहारा प्रदान करना, लिख लेना। ज्वेल बेरिंग का कार्य है स्पिंडल व मूविंग कॉइल को स्वतंत्र घूमने के लिए इसको सहारा प्रदान करना। ये तो की बात इसकी। अब आगे की इसकी प्रोसेस दिखाता हूँ। इतना पढ़ने के बाद जो मैंने आपको धारा लिखवाई है उसकी बात कर लेता हूँ। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं, मेरे को बता देना कि सर समस्या आई है, मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें टार्क देखना है, 3 टार्क देखने अपने को, कौन कौन से, एक डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोल टार्क और एडी करंट टार्क। चलो यह दिखाता हूँ। देखो पहला टार्क देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क, क्योंकि इस प्रकार की यंत्रों में टार्क देखना आवश्यकता है, तीनों टार्कों को अब देखना आवश्यक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात करता हूं। डिफ्लेक्टिंग, इसको कहेंगे विक्षेपक बल। क्या कहेंगे, विक्षेपक बल, जो आप लोग पढ़ चुके, मैंने आपको बोला कि हर प्रत्येक मीटर में 3 बल कार्य करते हैं। विक्षेपक बल की बात कर लेता हूं, ठीक है। विक्षेपक बल कैसे उत्पन्न हुआ, यंत्र में विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिंग टार्क। देखो 2 धाराएं हैं, ये भी अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगी, ये भी दिखाएगी। 2 धाराएं हैं, IF है और IM है। IF फिक्स कॉइल में प्रवाहित धारा, IM मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, मूविंग कॉइल में प्रवाहित धारा। दोनों अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिख लो इसके बारे में, मैं लिखवा देता हूं कि यंत्र में विक्षेपक बल अर्थात डिफ्लेक्टिंग टार्क IF, लिख लो IF, स्थिर कॉइल में प्रवाहित धारा, स्थिर कुंडलन में प्रवाहित धारा, एक बात, तथा IM मूविंग कॉइल में, चल कुंडली में लिख लो, हिंदी में चल कुंडली में प्रवाहित धारा। दो नाम लिख लिए, मूविंग तथा चल कुंडली में प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे, के द्वारा, प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण, उत्पन्न होता है। चलो ये तो होगी कि चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण
नीचे नोट लगा के लिख लो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। तो टार्क क्या हो गया, टी डी। टी डी मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क, आई एफ इंटू आई एम, दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया, दोनों का गुणनफल होगा, ये होता है इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क, दोनों का हो गया। इसमें प्रवाहित धारा और इसमें प्रवाहित धारा, दोनों की बात होगी। अब आप लोग इतना जानते हो, यदि आई एफ दोनों के बराबर की, दोनों जुड़ेंगे, आई एफ और ये बराबर आई एम होगा, तो लगभग आई एम आई बराबर होता है। यदि बराबर होता है तो ये इसमें भी धारा प्रवाहित और इसमें भी धारा प्रवाहित, दोनों गुणा हो जाएंगे। तो टी डी बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर हो गया। टी डी बराबर आई स्क्वायर हो गया। तो इसमें भी डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके समानुपाती हो गया, इसमें भी डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या लिख सकते हैं, इस यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टार्क लिख लेना, टी डी डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक बात ही आती है, अब आप लोगों को मैं 2-3 वीडियो पहले पढ़ा चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि जिस यंत्र में विक्षेपक टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, उस यंत्र का पैमाना समरूप नहीं होता है, उस यंत्र का पैमाना समान भागों में विभाजित नहीं होता है। तो कैसा होता है, विषम होता है, अरेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है। पहले भी बता चुका हूं। तो यहां इसका पैमाना कैसा होगा, यहां इसका पैमाना कैसा होगा, पैमाना अरेखीय या विषम होता है। पैमाना कैसा होता है, पैमाना अरेखीय या विषम होता है, या ये लिख सकते हैं कि समरूप नहीं होता है। क्या लिख सकते हैं, समरूप नहीं होता है या रेखीय नहीं होता है। पूछा जाए निम्न में से किस यंत्र का पैमाना रेखीय नहीं होता है, या फिर आपको पूछा जाए कि निम्न में से किस यंत्र का पैमाना विषम है या अरेखीय है, आप समझ गए। तो मूविंग आयरन देखा था, उसमें भी अरेखीय था। अरेखीय रेखीय का मतलब ये है कि पैमाना ऐसे दिखाऊं, आप लोगों को पैमाना दिखा देता हूं कैसे होता है। मैं यहाँ पैमाना दर्शा देता हूं आप लोगों को, विषम संख्या, विषम या अरेखीय पैमाना कैसा होता है। देखो, माना कि मैं आपको ये पैमाना दिखाऊं, ये पैमाना लिखा दिया, तो ये 0 से लेके ये आपके अंत है, एंड है, एंड में आते हैं यहाँ पे, ये एंड आ गया 0 से यहाँ। तो यहाँ पैमाना कुछ सघन होगा, यहाँ कैसा होगा, यहाँ सघन होगा, फिर धीरे 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 आराम से होता चला जाएगा। ये हो गया आराम से, मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा। ये ऐसा है, सघन हो गया नहीं, तो यहाँ पैमाना समरूप नहीं कि यहाँ से बराबर पूरा समान भागों में विभाजित नहीं होता है। ये कि पूरा पूर्ण पैमाना समान भागों में विभाजित नहीं होता है। किसमें, जिसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। समझ गए। अब आपसे पूछा जाए कि इस यंत्र में स्प्रिंग का कार्य हुआ, देखो डिफ्लेक्टिंग टार्क लग गया यहाँ पे, किसके अनुसार, धारा के वर्ग के अनुसार लग गया। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ से सामने से कौन सा बल लगा, टीसी लगा, टीसी मतलब कंट्रोलिंग टार्क लगा, तो दोनों का टार्क बराबर हो गया। तो यहाँ टीसी देखो, टीडी लगा, इसके सामने टार्क है टीसी, दोनों टार्क, कंट्रोलिंग टार्क किसने लगाया, स्प्रिंग ने लगाया कंट्रोलिंग टार्क। कंट्रोलिंग टार्क किसने उत्पन्न किया, स्प्रिंग ने किया। ये किसने किया, धारा के वर्ग ने किया। दोनों बराबर हो गए थे, क्या होगा, पॉइंटर रुक जाएगा, पॉइंटर रुक जाएगा, संकेत तक रुक जाएगा। चलो सबसे अच्छी बात है, संकेत तक रुक गया। अब आपको ये बताऊं, ये स्थिति कब आती है, ये स्थिति कब आती है। मैंने आपको शुरू में लिखाया था, याद है भी, कि इस यंत्र, मैं कुछ मिटा दूं फिर और लिखवा देता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से, और कुछ मुख्य पॉइंट लिखवा देता हूं। देखो मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर में, इसको वोल्ट मीटर में प्रयोग कर सकते हैं, ये वोल्ट मीटर हो गया। एम्पीयर मीटर में प्रयोग कर सकते हैं, ये एम्पीयर मीटर हो गया। वाट मीटर में प्रयोग कर सकते हैं, ये वाट मीटर होगा। तीनों में प्रयोग कर सकते हैं इस यंत्र का प्रयोग, क्यों से कहा, डायनेमो टाइप का। तो फिर ये जो समरूप वाला सिस्टम है, जो समरूप नहीं होता है, ये पूरे सिस्टम में बड़ा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ देखो दो चीजें आती हैं, लिख लेना मेरी बात। वोल्ट मीटर व एम्पीयर मीटर में के रूप में प्रयोग करने पर, वोल्ट मीटर व एम्पीयर मीटर के रूप में प्रयोग करने पर पैमाना समरूप नहीं होता है। याद करना, ये सबसे बड़ी बात आती है, मुख्य पॉइंट है। वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो असमाना अरेखीय होगा, यहाँ पे
रेखीय होता है, अरेखीय, और यहाँ रेखीय होगा। तो ये आपकी कंडीशन है। देखो इसके रूप में प्रयोग करेंगे इस इलेक्ट्रोडायनेमिक को, तो पैमाना अरेखीय होगा, और वाट मीटर के रूप में करेंगे तो पैमाना रेखीय होता है। तो लिख लो वाट मीटर के लिए डायनेमो टाइप यंत्र का पैमाना समरूप होता है, रेखीय होता है। लिख लो वाट मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो पैमाना समरूप या रेखीय होता है। वोल्ट मीटर व एम्पीयर मीटर के तौर पर प्रयोग करेंगे तो पैमाना विषम या अरेखीय होता है। दोनों कंडीशन आपके सामने है। चलो ये तो आगे दो टार्क, एक टार्क ये लगा। डैम्पिंग टार्क कौन लगाएगा? टीडी। डैम्पिंग टार्क की बात कर लें, डैम्पिंग टार्क कैसा होता है? यहाँ पे इसको वाइब्रेशन करने से कौन रोकेगा? ये देखो एल्यूमिनियम, ये नहीं स्पिंडल, यहाँ एल्यूमिनियम की डिस्क लगा देंगे। ये जो कॉइल है ना, यही इसमें क्या करेंगे? एडी करंट लगाएंगे। एडी करंट ये प्रयोग करेंगे तो यहाँ एल्यूमिनियम का एक फॉर्मूला लगा देंगे। एल्यूमिनियम का जो वो क्या करेगा, वो उसमें जैसे ये कॉइल है ना, ये कॉइल किस पे लपेटेंगे? एल्यूमिनियम के फॉर्मूले पे लपेटेंगे ये कॉइल। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला लगाया इसके अंदर, वो क्या करेगा? डैम्पिंग टार्क करेगा। तो इसको कहते हैं एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग करते हैं। तीन बातें आपकी स्पष्ट हो चुकी हैं दोस्तों। तीनों की तीनों बातें कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि ये आप लोगों ने इसको सबसे अधिक किसके तौर पे प्रयोग करते हैं? इस डायनेमो टाइप यंत्र को वाट मीटर के रूप में करते हैं, या एम्पीयर मीटर के रूप में करते हैं, या वोल्ट मीटर के रूप में करते हैं? तो यहाँ देखा जाता है, कहा जाता है कि इसका सबसे अधिक प्रयोग, सबसे अधिक यूज कहाँ करते हैं? वाट मीटर के तौर पर करते हैं। वाट मीटर के रूप में किया जाता है। एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में नहीं करते, कम से कम करते हैं। कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये तो था आज का इस टॉपिक में कि डायनेमो टाइप यंत्र क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके प्रचलन सिद्धांत क्या होता है। अगली वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि इसको किस किस रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, एम्पीयर मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, और वाट मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसको संयोजन कैसे होगा, और किस प्रकार संयोजन करके इसका संयोजन करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक का था कि डायनेमो टाइप यंत्र होता क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, संरचना क्या है, बनावट क्या है, सब के बारे में बताया। तो अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि इन तीनों के रूप में प्रयोग करेंगे तो संयोजन कैसे होंगे। ये चलो अगली वीडियो में दिखाता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।